6 जून 1993 बैंक फ्रॉड में फंसा एक बड़ा आदमी फेमस एडवोकेट राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सनसनीखेज दावा करता है कि उसने अपने खिलाफ चल रही इन्वेस्टिगेशन को दबाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। Yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. वो दावा करता है कि उसके पास सबूत के तौर पर एक ऑडियो टेप भी है। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत में थी और उस आदमी का पीएम पर रिश्वत देने का आरोप पूरे देश में पॉलिटिकल भूचाल ले आया। प्रधानमंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाला यह आदमी कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े स्कैम का मास्टरमाइंड हर्षद मेहता था, जिसे इंडियन शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता था। उसके पास बेशुमार पैसा था, हजारों स्क्वायर फीट में फैले बड़े बड़े अपार्टमेंट्स थे, एक से एक महंगी गाड़ियां थी और वो सालाना 24 करोड़ रुपए का टैक्स भरता था। इंडियन शेयर मार्केट में उसकी ऐसी धमक थी कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता उस कंपनी के शेयर के प्राइस आसमान छूने लगते थे। मार्केट उसे ब्लाइंडली फॉलो करता था, लेकिन असली कमाई उसने तब की जब उसने मनी मार्केट में कदम रखा और इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लूप होल का फायदा उठाकर आरबीआई की नाक के नीचे 4000 करोड़ रुपए का स्कैम कर डाला, जिसकी कीमत आज के हिसाब से करीब 24,000 करोड़ रुपए होती है। तो आइए जानते हैं शेयर मार्केट का बिग बुल और अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले हर्षद मेहता की अनोखी कहानी। केवल 40 रुपए लेकर मुंबई आने वाला शख्स इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन कैसे बना, उसने कैसे और कौन से इंडियन शेयर मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए कमाए और आखिर उसके स्कैम का खुलासा कैसे हुआ। Harshad Mehta, the big bull, single-handedly starting the bull market by deploying thousands of crores. 1992 security scam was masterminded by big bull Harshad Mehta. ये घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपए का था। The consequences were so serious that BSE remained closed for a month. If a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam. It is a P.V. Narasimha Rao scam. Anybody's due, especially any bank will not suffer any money, at least on Harshad Mehta's account. हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले के पनेली मोती में एक जैन परिवार में हुआ था। हर्षद के पिता शांतिलाल मेहता ने मुंबई में टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया, इसलिए उनका परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। हर्षद और उसके तीनों भाइयों की शुरुआती पढ़ाई घाटकोपर के ही एक लोकल स्कूल में हुई। हालांकि जब हर्षद केवल 10 साल का था तभी उसके पिता की तबीयत काफी खराब हो गई और उसका परिवार 1964 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट हो गया। हर्षद के पिता ने रायपुर में भी अपने बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। अगले कुछ सालों में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपने बेटों की स्कूल फीस भरने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़ गए। हर्षद के पिता के कारोबार के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था, इसलिए 12th तक की पढ़ाई रायपुर से ही करने के बाद साल 1973 में हर्षद मुंबई अपने मामा के घर चला गया और वहां लाला लाजपत राय कॉलेज में कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां भी करने लगा। ग्रेजुएशन करते हुए उसने कभी प्लास्टिक स्क्रैप बेचा, कभी सीमेंट बेची तो कभी होसरी का सामान बेचकर पैसे कमाए। इन सब के बीच साल 1976 में हर्षद की बीकॉम की डिग्री पूरी हो गई, जिसके बाद वो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए की मंथली सैलरी पर क्लर्क के तौर पर नौकरी करने लगा। इस बीच उसके छोटे भाई अश्विन की भी मुंबई में ICICI बैंक में नौकरी लग गई थी, इसलिए वो भी हर्षद के साथ मुंबई में ही रहने लगा। 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम सामने आया था तो पूरे देश की आंखें खुल गई थी। उस घोटाले ने ये साफ कर दिया था कि भारत को एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। इसी सोच के साथ NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एस्टैब्लिशमेंट हुई। NSE का मकसद एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना था जहां मैनिपुलेशन और ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई गुंजाइश ना हो। भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत करने वाला पहला प्लेटफॉर्म NSE ही था और यही से देश के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में असली बदलाव शुरू हुआ। आज NSE सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं बल्कि इंडिया के कैपिटल मार्केट्स की बैकबोन है। हर दिन होने वाले इक्विटी ट्रेड्स का सबसे बड़ा हिस्सा NSE के जरिए
ही होता है। कैश इक्विटीज हो या इंडेक्स फ्यूचर्स या ऑप्शंस, हर सेगमेंट में एनएसई की मौजूदगी का साफ असर देखा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में जिस रफ्तार से डीमैट अकाउंट्स बढ़े हैं, उसने रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है और एनएसई भी इस बदलाव का एक अहम हिस्सा रहा है। एनएसई आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट अनलिस्टेड कंपनी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस के अलावा एनएसई ने पिछले कुछ सालों में फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज और इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे नए सेगमेंट्स में भी अपने कदम बढ़ाए हैं। चूंकि एनएसई अभी तक बीएसई की तरह शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसके शेयर सीधे स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदे जा सकते। लेकिन अगर आप एनएसई की ग्रोथ जर्नी में शामिल होना चाहते हैं तो इसके अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा मौका हो सकता है। आप एनएसई जैसे टॉप अनलिस्टेड शेयर्स में इनक्रेड मनी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनक्रेड मनी पर आप जीरो ब्रोकरेज के साथ कम अकाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। एनएसई जैसी अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब है एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना जो स्टेडी कैश फ्लो और मजबूत फंडामेंटल्स के साथ काम कर रही है। लेकिन ध्यान रहे कि अनलिस्टेड शेयर्स में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है और लिस्टिंग के बाद इन पर 6 महीने का लॉक इन भी रहता है। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना जानते हैं। हर्षद मेहता नौकरी करने के दौरान स्टॉक मार्केट के प्रति फैसिनेटेड होता जा रहा था, इसलिए इन्वेस्टमेंट को करीब से जानने और समझने के लिए उसने 1978 में अपना ट्रांसफर अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में करवा लिया। उधर रायपुर में हर्षद का फैमिली बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इसलिए उसका पूरा परिवार रायपुर छोड़कर वापस मुंबई आ गया। उस दौरान हर्षद ने अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति से शादी कर ली थी। अब हर्षद के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और सिर्फ जॉब से पूरे परिवार का गुजारा मुमकिन नहीं था। इसलिए हर्षद ने एक साइट का काम भी शुरू किया। वो हर वीकेंड सूरत जाकर रफ डायमंड्स खरीदता और उन्हें पॉलिश करवाकर मुंबई में रीसेल करता। इस धंधे से उसे हर हफ्ते 200 रुपए मिलने लगे थे। इस वक्त तक हर्षद को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ नौकरी या छोटे मोटे काम करके वो ज्यादा पैसे नहीं बना सकता। यहाँ तक कि वो ये सब करके अपने परिवार के लिए एक घर तक नहीं खरीद पाया था। उसके सपने बड़े थे और उसे बहुत अमीर बनना था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अब स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएगा। संयोग से हर्षद और उसके भाई अश्विन का ऑफिस ट्रेडिंग रिंग के काफी करीब था, इसलिए दोनों भाई लंच ब्रेक में रोजाना वहां जाने लगे ताकि स्टॉक मार्केट को करीब से समझ सके। उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई थी, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के ट्रेडिंग रिंग में शेयरों की खरीद बिक्री मैनुअली होती थी। लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बीएसई की बिल्डिंग जाना पड़ता था। इस दौरान ब्रोकर्स और जॉबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन दोनों के थ्रू ही शेयर्स बाय कर सकते थे। ट्रेडिंग रिंग एरिया भी केवल ब्रोकर्स और जॉबर्स के लिए ही रिजर्व्ड होता था। हर्षद मेहता के सर पर शेयर मार्केट को लेकर ऐसा जुनून सवार हुआ कि उसने अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और ट्रेडिंग रिंग का जॉबर बनने का फैसला कर लिया। हर्षद जॉबर बनना चाहता था, लेकिन बिना किसी ब्रोकर की बैकिंग के जॉबर बनना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में हर्षद ब्रोकर पी अंबालाल के पास गया और उनसे जॉबर्स बैच देने की गुजारिश करने लगा। लेकिन जब पी अंबालाल ने हर्षद मेहता को अपना जॉबर बनाने से साफ मना कर दिया तो हर्षद ने सिर्फ इतना कहा कि सर, आपके 2 बेटे हैं, मुझे अपना तीसरा बेटा मानकर ही अपने पास रख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर पी अंबालाल का दिल पिघल गया और उन्होंने हर्षद को जॉबर का बैच दे दिया। हालांकि एज अ जॉबर हर्षद का पहला ही दिन काफी खराब रहा और उसने पी अंबालाल को 2000 रुपए का लॉस करवा दिया। स्टॉक मार्केट में हर्षद का करियर शुरू होते ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन उसने किसी तरह अंबालाल को एक और चांस देने के लिए मना लिया। इस दिन के बाद हर्षद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी उसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अंबालाल से तारीफ मिलती तो कभी घाटा लगने पर उसे खूब डांट भी सुननी पड़ती। इस इफ्स एंड बट्स के बीच काम करते हुए हर्षद ने 1 साल में शेयर मार्केट की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। उसके अंदर शेयर्स को लेकर गजब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी और उसकी गिनती उस समय के स्किलफुल जॉबर्स में की जाने लगी थी। इसी दौरान साल 1980 में हर्षद ने महसूस किया कि अगर उसे मार्केट में बड़ा पैसा कमाना है तो उसे कंपनीज की इंटरनल इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा और सबसे पहले जुटानी होगी। इत्तेफाक से इसी दौरान प्रीमियर ऑटो ने अपने ऑटोमोबाइल्स की कीमत में एक बड़ा इजाफा करने की घोषणा कर दी। हर्षद की कैलकुलेशन के हिसाब से इस बार कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन प्रॉफिट का एक्यूरेट अंदाजा लगाने के लिए उसे इस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी का डेटा चाहिए था। इसके लिए वो सीधा प्रीमियर ऑटो के प्लांट पहुंच गया। वहां उसे समझ आया कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी तरह से लेबर यूनियंस पर डिपेंड करती है।
इसलिए हर्षद लेबर यूनियंस के लीडर्स पर फोकस करने लगा। उनमें से एक लेबर यूनियन का लीडर हर्षद के घर के पास रहता था। हर्षद ने उसे पैसे देकर कंपनी का डेली प्रोडक्शन डेटा देने के लिए राजी कर लिया। इस तरह हर्षद मेहता ने अपना खुद का सोर्स नेटवर्क तैयार कर लिया, जिसके जरिए वो कंपनीज की इंटरनल इंफॉर्मेशन पता करने लगा। जब भी किसी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ने वाला होता तो हर्षद पहले ही उस कंपनी के शेयर्स को सस्ते दामों में खरीद लेता, और जब उनकी कीमत अपने हाई पर पहुंचती और उसे लगता कि अब वो शेयर और ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा तो वो उनको बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता। इस तरह मार्केट में लोगों का हर्षद पर भरोसा बढ़ने लगा और उसे खूब काम मिलने लगा। हर्षद अब न केवल जॉबर के रूप में दूसरों के लिए ट्रेड करता था, बल्कि खुद की अर्निंग को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा था। साल 1982 तक हर्षद ने इनसाइडर ट्रेडिंग के दम पर अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, और इसी पैसे से उसने बॉम्बे के कांदीवली इलाके में एक आलीशान बंगला खरीद लिया। जब काम बढ़ा तो उसके भाई अश्विन ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और वो भी हर्षद के साथ पूरी तरह से शेयर मार्केट के बिजनेस में जुड़ गया। शेयर मार्केट में जॉबर से शुरुआत करने वाला हर्षद मेहता अब सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि उसने स्टॉक मार्केट की एक और टेक्निक इस्तेमाल करनी शुरू की, जिसे पंप एंड डंप कहते हैं। इसके तहत हर्षद अपने साथियों के साथ मिलकर उस स्टॉक के ढेर सारे शेयर खरीद लेता जिसकी ट्रेडिंग बेहद कम हो रही होती थी। इससे उस पर्टिकुलर स्टॉक की सप्लाई अचानक घट जाती और डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ने लगती। इस तरह उस स्टॉक का प्राइस तेजी से बढ़ने लगता और रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ते प्राइस को देखकर उसमें अपना पैसा लगाने लगते। लेकिन जैसे ही उस स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो हर्षद सारे शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेता। हर्षद इस तरह नई नई स्ट्रेटेजीज अपनाकर मार्केट में छाया हुआ था। अब उसे लगने लगा था कि वो मार्केट का किंग है और उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। 18 मार्च 1982 को शेयर बाजार रोज की तरह ही सामान्य रूप से शुरू हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते मार्केट में अचानक पैनिक फैल गया। शेयरों की कीमतें बुरी तरह गिरने लगी। इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। महज 15 मिनट के भीतर ही बाजार में सेंचुरी की सबसे तेज गिरावट रिकॉर्ड की गई। इस घटना को स्टॉक मार्केट के इतिहास में ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। हर्षद को भी इन 15 मिनटों में 10 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हर्षद ने अपनी पहले की कमाई से तो 3 लाख रुपए तुरंत चुका दिए, लेकिन उसे मार्च के अंत तक ब्रोकर JL शाह और सुरेश नंदलाल शाह के 7 लाख रुपए चुकाने थे। ऐसे में हर्षद अपने पिता और भाई के साथ कुछ दिनों की मोहलत मांगने उन दोनों ब्रोकर्स के घर पहुंच गया। हर्षद के पिता ने उनसे कहा कि उनके परिवार के पास फ्लैट और थोड़े गहनों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए पैसा चुकाने के लिए वो हर्षद को थोड़ा समय दे दे। दोनों ब्रोकरों ने हर्षद को कुछ दिनों की मोहलत तो दे दी, लेकिन उन्होंने उसका जॉबर का बैच छीन लिया और कर्ज चुकाने तक ट्रेडिंग रिंग में उसकी एंट्री रोक दी। हालात इतने खराब हो गए कि हर्षद को कर्ज चुकाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। इस घाटे के सदमे को हर्षद के पिता शांतिलाल मेहता झेल नहीं पाए और 7 जून 1982 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इस ट्रेजेडी के कुछ हफ्तों बाद हर्षद और अश्विन ने फिर से हिम्मत जुटाई और शेयर मार्केट में दोबारा कदम रखने का फैसला किया। इस बार उन्होंने बॉम्बे के कालबा देवी मार्केट में एक छोटा सा ऑफिस रेंट पर लिया और ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड नाम की एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू की। हाल ही में हुए नुकसान के कारण लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए शुरुआत में दोनों ने अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर्षद ने नोटिस किया कि चाय की पत्तियों का दाम तो बढ़ रहा था, लेकिन चाय कंपनियों के शेयर की कीमत अब भी काफी कम थी। ऐसे में हर्षद ने अनुमान लगाया कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो कंपनियों के शेयर भी जल्द ही ऊपर जाएंगे, इसलिए उसने टी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों के भारी मात्रा में शेयर्स खरीद लिए। उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला और कुछ ही महीनों में इन कंपनियों के शेयर प्राइस ने जबरदस्त उछाल मारा, जिससे हर्षद को भारी प्रॉफिट हुआ। ग्रो मोर से जुड़ने वाले क्लाइंट्स को भी हाई रिटर्न मिलने लगे और हर्षद की चर्चा शेयर बाजार में फिर से होने लगी। धीरे धीरे ग्रो मोर एक ऐसी फर्म बन गई जिसका नाम हाई रिटर्न देने वाली ब्रोकिंग कंपनी के तौर पर मशहूर हो गया। लोग हर्षद की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगाने लगे। जैसे जैसे ग्रो मोर का काम चलने लगा, हर्षद ने एक बड़ा ऑफिस खोल लिया। 1984 के अंत तक हर्षद को BSE से ब्रोकर बनने का लाइसेंस भी मिल गया। इसी बीच देश एक बड़ी अनहोनी
उन्हीं का गवाह बना। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देश में मातम और डर का माहौल था। कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे राजीव गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन इन्वेस्टर्स को राजीव गांधी की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट में कोई बड़ा दाव लगाने से बच रहे थे। लेकिन हर्षद को यही अनसर्टेनिटी अपॉर्चुनिटी लगी और उसने तेजी से अलग अलग कंपनियों के भर भर के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। हर्षद ने इंद्रोल के इतने शेयर खरीद लिए कि मार्केट में उसे मिस्टर इंद्रोल कहा जाने लगा था। कुछ महीने बाद देश में आम चुनाव हुए और राजीव गांधी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रहे। एक स्टेबल सरकार के गठन से मार्केट में एक बड़ा बूम देखने को मिला और कंपनीज के शेयर प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में हर्षद की ग्रो मोर ब्रोकिंग फर्म ने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया कि मेहता ब्रदर्स को पैसे गिनने तक की फुर्सत नहीं थी। हर्षद का काम इतनी तेजी से चल पड़ा था कि उसे एक और ऑफिस खोलना पड़ा। उसने इस बार मुंबई के सबसे महंगे इलाके में से एक नरीमन पॉइंट के मेकर चेंबर्स में अपना आलीशान ऑफिस ओपन किया। 1985 तक हर्षद मेहता का नाम शेयर मार्केट के हर कोने में गूंजने लगा था। वो जिस भी स्टॉक में हाथ लगाता उसकी कीमतें आसमान छूने लगती थीं। इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स दूसरे ब्रोकर्स को छोड़कर ग्रो मोर फर्म से जुड़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे हर्षद कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहा था, उसकी राइवलरीज भी बढ़ती जा रही थी। हर्षद की सक्सेस से मार्केट का एक पुराना दिग्गज मनु मानेक खुश नहीं था, जिन्हें दलाल स्ट्रीट का ब्लैक कोबरा कहा जाता था। मनु मानेक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते थे, यानी उन्हें प्रॉफिट तब होता था जब शेयरों के दाम गिरते थे। इसके उलट हर्षद मेहता को मुनाफा तब होता था जब उसके खरीदे हुए शेयरों की कीमत बढ़ती थी। उन दिनों मनु मानेक का अपना एक बेयर कार्टेल था, जिससे राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दामानी और राजू चार्टिस्ट जैसे नाम भी जुड़े थे। बेयर कार्टेल का स्टॉक मार्केट पर इस कदर इन्फ्लुएंस था कि वो किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को गिरा सकते थे। ऐसे में उनके निशाने पर इस बार हर्षद मेहता था। 1986 में उन्हें हर्षद को गिराने का एक मौका मिला। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसमें कुछ फैसले बिजनेस के लिए अनफेवरेबल माने गए। नतीजा ये हुआ कि शेयर मार्केट तेजी से गिरने लगा। हर्षद ने एसपीआईसी के शेयर्स भारी मात्रा में खरीद रखे थे, इसलिए मौका देखकर मनु मानेक और उनके बेयर कार्टेल ने एसपीआईसी में भारी शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, जिससे एसपीआईसी के शेयर की कीमत गिरने लगी। लेकिन हर्षद भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने एसपीआईसी के और ज्यादा शेयर खरीदना शुरू कर दिया, जिससे स्टॉक की डिमांड बढ़ी और प्राइस स्टेबलाइज हो गया। हर्षद की इस मूव ने बेयर कार्टेल को हैरान कर दिया। इसके बाद बेयर कार्टेल ने रूमर्स फैलाने शुरू किए कि हर्षद को 1 करोड़ का नुकसान हुआ है और वो दिवालिया हो चुका है। लेकिन हकीकत में हर्षद के पास सारे ड्यूज चुकाने के लिए पैसा था, इसलिए उसने अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार रखने के लिए सारे ड्यूज डेडलाइन से पहले ही क्लियर कर दिए। इस तरह हर्षद मेहता ने बेयर कार्टेल की सबसे बड़ी साजिश को मात दे दी थी और उसकी साख अब पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठ गई थी। हालांकि इस सब में उसे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन हर्षद मेहता ने इस बड़े लॉस के बाद भी बड़ा बाउंस बैक किया। बढ़ती साख के कारण हर्षद को अब बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे थे। जल्दी उसकी ब्रोकिंग फर्म की गिनती भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स में होने लगी। लेकिन हर्षद मेहता यही नहीं रुकना चाहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो खुद एक बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहता था, जहां पूरा का पूरा प्रॉफिट केवल उसका ही हो। लेकिन इसके लिए उसे कई करोड़ रुपए की जरूरत थी और इसी बड़े कैपिटल की तलाश में हर्षद ने एक नए बाजार मनी मार्केट में एंटर करने का फैसला किया। मनी मार्केट एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक बैंक अपनी सिक्योरिटीज के बदले दूसरे बैंक से इंटरेस्ट पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकती थी। इन ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए लोन लेने वाली बैंक्स लोन देने वाली बैंक्स को असली एसेट्स के नाम पर बैंक रिसीट्स यानी बीआर जारी करती थी और बीआर उस ट्रांजैक्शन को लीगली एक्नॉलेज करता था। ये बीआर्स बैंक्स या तो डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते थे या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू। डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस पर आरबीआई की स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लागू होती थी, इसलिए ज्यादातर बैंक्स एक ब्रोकर की मदद से ये डील्स करना पसंद करते थे। ऐसे में ब्रोकर को भारी भरकम ब्रोकरेज फी मिलती थी। हर्षद की नजर भी अब मनी मार्केट का ब्रोकर बनने पर थी। उसने देखा कि मनी मार्केट में सिटी बैंक और 3 जाने माने ब्रोकर्स अजय कयान, जीतू श्रॉफ और हेमेंद्र कोठारी का कंट्रोल था।
उन लोगों ने मिलकर एक कार्टेल बना रखा था और किसी नए ब्रोकर को मार्केट में टिकने नहीं देते थे। लेकिन हर्षद इतने सालों में शेयर मार्केट का मंझा हुआ खिलाड़ी बन चुका था। उसने इस कार्टेल से सीधी टक्कर लेने के लिए उन बैंक से साठ-गांठ करके पार्टनरशिप कर ली जो इस कार्टेल के कंट्रोल से खुश नहीं थे। इस तरह सिर्फ 2 साल के भीतर ही हर्षद मेहता मनी मार्केट का भी टॉप ब्रोकर बन गया। लेकिन हर्षद केवल ब्रोकरेज से ही नहीं बल्कि मनी मार्केट के एक बड़े लूप होल का भी फायदा उठाकर करोड़ों कमा रहा था। दरअसल कई बैंक डील की तैयारी में पहले ही ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते थे ताकि ब्रोकर को अच्छा डील मिलते ही वो दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफर करके तुरंत BR दे सके। ऐसे में जब तक कोई अच्छी डील नहीं होती थी तब तक वो पैसा 10-15 दिन तक ब्रोकर के अकाउंट में ही पड़ा रहता था। हर्षद इन पैसों को भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता। वो बड़ी क्वांटिटी में अपने मनपसंद स्टॉक्स को खरीदता जिससे उन स्टॉक्स की प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ने लगती और जब बैंक को डील करनी होती तो वो ओवर वैल्यूड शेयर्स को ऊंचे दाम पर बेचकर प्रॉफिट अपने पास रख लेता और बाकी पैसों से मनी मार्केट की डील पूरी कर देता। ब्रोकरेज कमीशन के साथ साथ उसे इस तरह भी खूब मुनाफा हो रहा था। लेकिन इतनी कमाई के बाद भी हर्षद रुकना नहीं चाहता था। उसने मनी मार्केट का इस्तेमाल करके पैसा कमाने का एक और रास्ता ढूंढ लिया। उसने देखा कि लोन के बदले बैंक जो BR इशू करते हैं उनकी कोई जांच नहीं करता कि BR इशू करने वाले बैंक के पास असल में उतने एसेट है भी या नहीं। ऐसे में हर्षद ने बैंक ऑफ कराद और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक जैसे बैंक्स को पैसे खिलाकर उनसे नकली BR बनवाने शुरू कर दिए। इस तरह हर्षद फेक BR का इस्तेमाल कर पहले बड़े बैंक से लोन लेता, फिर उसे शेयर मार्केट में लगा देता और बाद में उन शेयर्स को ऊंचे दाम में बेचकर प्रॉफिट कमा लेता और बकाया पैसा लोन देने वाले बैंक को लौटा देता। ऐसा करके उसकी एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रोथ हो रही थी। उस दौरान 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की न्यू पॉलिसीज ने इंडिया की इकोनॉमी को खोल दिया था जिस वजह से देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था और शेयर मार्केट अच्छा कर रहा था। मई 1990 में जो सेंसेक्स 800 पॉइंट्स पर था वो अप्रैल 1992 तक बढ़कर 4467 तक पहुंच गया था। हर्षद के पसंदीदा स्टॉक्स की कीमतें आसमान छू रही थी और वो शेयर मार्केट का बिग बुल बन चुका था। हर्षद के नाम का जादू इस कदर छाया हुआ था कि जब उसने माज़दा इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे तो लोग उससे मिलते जुलते नाम वाली एक दूसरी कंपनी स्वराज माज़दा के शेयर्स भी खरीदने लगे और उसकी कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी। हर्षद ने अपने सबसे पसंदीदा स्टॉक ACC में तो ऐसा दाव खेला था कि कुछ ही महीनों में उसने ACC के शेयर की कीमत 200 रुपए से 9000 रुपए तक पहुंचा दी थी। अब उसके पास बेशुमार पैसा था। कभी किराए के घर में रहने वाले हर्षद मेहता ने वर्ली में 15,000 स्क्वायर फीट का एक सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीद लिया। हर्षद के गैराज में उस समय की एक से बढ़कर एक 29 लग्जरी कार्स थी जिसमें ब्राउन टोयोटा लेक्सस, BMW और मर्सिडीज बेंज जैसी उस जमाने की सबसे प्रीमियम गाड़ियां थी। हर्षद की लग्जरी लाइफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में टोयोटा का लेक्सस मॉडल इंपोर्ट कराने वाला वो पहला आदमी था। अब हर्षद अपने पीक पर पहुंच चुका था। मीडिया की हेडलाइंस में वो छाया रहता था। कभी लग्जरी कार से भरा उसका गैराज चर्चा का विषय बनता तो कभी वो देश की टॉप बिजनेस मैगजीन के फ्रंट पेज पर दिखता। इतना ही नहीं, हर्षद उस समय भारत का सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी था। लेकिन इतनी शोहरत और दौलत के बावजूद हर्षद रुकना नहीं चाहता था। वो नकली बैंक रिसीट्स के जरिए बड़े बड़े बैंक से मनमाने लोन लेता रहा और उन पैसों से बेधड़क शेयर्स खरीदता गया। इसी दौरान जुलाई 1991 में RBI को जानकारी मिली कि मनी मार्केट में BR का धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है। RBI ने इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए कुछ बैंक्स की जांच के ऑर्डर जारी किए और आगे से BR के इस्तेमाल के लिए काफी सख्त गाइडलाइंस लागू की। इससे नकली BR का इस्तेमाल और मनी मार्केट में हेर फेर करना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन अब तक हर्षद इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि उसे लगने लगा कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा और यही उसका सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। RBI की सख्ती के बावजूद उसने दिसंबर 1991 में SBI से किसी और बैंक के बिहाफ पर 500 करोड़ का फंड ले लिया और हमेशा की तरह सीधे शेयर मार्केट में लगा दिया। हालांकि RBI की जांच के बीच हर्षद इस बार नकली BR नहीं बना पाया था, इसलिए उसने SBI के एक एम्प्लॉय R सीतारमन को रिश्वत देकर SBI के रिकॉर्ड्स में हेरफेर करवा दी ताकि सीनियर ऑफिसर्स को 500 करोड़ के सिक्योरिटीज गैप का पता ना चल सके। लेकिन RBI के प्रेशर के बीच अप्रैल 1992 में SBI के ऑफिसर्स ने इस 500 करोड़ के गैप का पता लगा लिया। SBI ने तुरंत हर्षद पर पैसा लौटाने का दबाव बनाया।
ऐसे में अगर वो जल्दी पैसे नहीं लौटाता तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होने पर उसका बैंक रिसीट का फ्रॉड एक्सपोज हो जाता। लेकिन इतने बड़े रिस्क के बावजूद हर्षद ने अपने शेयर्स नहीं बेचे, बल्कि उसने नेशनल हाउसिंग बैंक से पैसा लेकर SBI को किश्तों में लौटा दिया। लेकिन उसकी मुसीबतें फिर भी कम नहीं हुई। हर्षद अब एक ऐसे दलदल में फंस चुका था जहां से उसके लिए निकलना नामुमकिन था। RBI ने इस मामले की जब गहराई से जांच की तो पाया कि हर्षद ने ग्रीनलेस बैंक के अपने अकाउंट से SBI को 574 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जिसमें से 489.75 करोड़ रुपए नेशनल हाउसिंग बैंक के चेक से आए थे। ऊपर से तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक और ग्रीनलेस बैंक के बीच एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में नेशनल हाउसिंग बैंक के पास इसके लिए कोई सिक्योरिटीज मौजूद नहीं थी। आखिरकार बैंक रिसीप्ट के जरिए किए जा रहे इस घोटाले का पूरा रहस्य सामने आ गया था। रही सही कसर टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने पूरी कर दी। जैसे ही उन्हें इस घोटाले की खबर मिली, उन्होंने 23 अप्रैल 1992 को इस पूरे मामले को फ्रंट पेज पर काफी डिटेल में छापते हुए लिखा कि SBI के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब हैं और इसके पीछे बिग बुल का हाथ है। रिपोर्ट सामने आते ही संसद में हंगामा हो गया। विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसके बाद जांच के लिए इनकम टैक्स, RBI और CBI जैसी एजेंसियां लगा दी गई। इसके बाद हर्षद के मनी मार्केट और शेयर बाजार के सारे घोटाले सामने आने लगे। हर्षद मेहता का घोटाला सामने आते ही शेयर मार्केट क्रैश कर गया। हर्षद के स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। जिन बैंक्स के जरिए हर्षद ने जाली BR बनाए थे वो डूब गए। यह पूरा स्कैम 4000 करोड़ से भी ज्यादा का था, जो कि उस समय इंडिया के सबसे बड़े घोटालों में से एक था। 4 जून 1992 को हर्षद और अश्विन मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर, बैंक अकाउंट्स और कारें जब्त कर ली गई। इस दौरान जून 1993 में हर्षद और उनके एडवोकेट राम जेठमलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव पर केस को दबाने के बदले 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था। हालांकि जांच एजेंसियों ने उसके इस दावे को गलत बताते हुए इसे इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने का जरिया बताया। कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रही। इस दौरान हर्षद कई बार जेल के अंदर बाहर होता रहा और इसी बीच 31 दिसंबर 2001 को मुंबई के थाने जेल में हर्षद मेहता को अचानक सीने में दर्द उठा, जिसके बाद उसे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। घोटालों में फंसने से पहले तक हर्षद देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर था और वो सालाना करीब 24 करोड़ का टैक्स पे कर रहा था। एक अनुमान के मुताबिक अगर हर्षद पकड़ा नहीं जाता और जिंदा होता तो वो आज मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अमीर होता। जहां हर्षद को कोई फ्रॉड मानता है तो कोई उसे शेयर मार्केट का सबसे बड़ा जीनियस कहता है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन हर्षद मेहता ने उस समय इंडियन बैंकिंग सिस्टम के कई बड़े लूप होल्स को सामने लाकर RBI को कई बड़े चेंजेस करने पर तो मजबूर कर ही दिया था। हर्षद मेहता स्कैम सिर्फ एक घोटाला नहीं था, बल्कि उस दौर की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक था। लेकिन इसी घटना के बाद जिस बदलाव की शुरुआत हुई, उसने भारत की कैपिटल मार्केट को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। उस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल NSE बना। हर्षद मेहता के समय एक मजबूत सर्वेलेंस मैकेनिज्म और सिक्योर सेटलमेंट सिस्टम की कमी थी। उस वक्त की मैनुअल ट्रेडिंग और लूजली मॉनिटर्ड ट्रांजैक्शंस ने मैनिपुलेशन को बढ़ावा दिया था। NSE ने इन कमजोरियों को दूर किया। आज NSE का सर्वेलेंस सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि ये हर सेकंड लाखों ट्रेड्स को रियल टाइम में स्कैन करता है और इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर अनयूजुअल प्राइस मूवमेंट्स तक हर एनोमली को डिटेक्ट कर सकता है। हर दिन NSE पर होने वाला हर ट्रेड, हर प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम पूरी तरह पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट होता है। आज NSE न केवल भारत का सबसे बड़ा बल्कि दुनिया के टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस में गिना जाता है। इसके टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर और APIs को कई एक्सचेंजेस बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग ही नहीं, NSE अब डेटा सर्विसेज, कोलोकेशन इंफ्रा और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जैसे हाई वैल्यू टेक डोमेन्स में भी एक्सपैंड कर रहा है। इंटरनेशनल स्तर पर भी NSE लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। SGX, गिफ्ट निफ्टी कनेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स की मदद से NSE अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया से जोड़ रहा है। ऐसे में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड और स्टडी बनाना चाहते हैं तो अनलिस्टेड स्पेस में NSE जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं।